नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। और भी दोस्तों कैसे हैं? आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। दोस्तों हम लास्ट वीडियो लेक्चर में राजस्थान की कला एवं संस्कृति के तहत राजस्थान के त्यौहार एवं मेले पढ़ रहे थे। त्यौहार एवं मेले में दोस्तों मैं श्रावण के त्यौहार बताकर गया था आपको, और श्रावण के त्यौहार में लास्ट त्यौहार रक्षाबंधन आता है दोस्तों, यानी श्रावण पूर्णिमा को। तो रक्षाबंधन की 2-3 बातें रह गई थी दोस्तों, वो आज कंप्लीट करते हैं। उसके बाद में भाद्रपद महीना है वो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हेडिंग डालिए रक्षाबंधन। रक्षाबंधन दोस्तों 2-3 बातें क्या रह गई, तो थोड़ा बड़ा स्तर पर देखा जाए तो कुछ बड़े प्रश्न भी बन जाते हैं। तो रक्षाबंधन को दोस्तों यानी श्रावण पूर्णिमा के दिन, पहली बात तो संस्कृत दिवस मनाया जाता है। यानी संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रावण पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है दोस्तों। दूसरी बात ध्यान रखना दोस्तों, माहेश्वरी व चारण समाज के लोग इस दिन रक्षाबंधन नहीं मनाते। इस दिन रक्षाबंधन नहीं मनाते हैं। पंडितों में एक संस्कार होता है जनेऊ धारण का, तो वो जनेऊ धारण करने का संस्कार होता है, वो इसी दिन माना जाता है क्योंकि ये दिन पवित्र माना जाता है दोस्तों। तो ये भी लिख सकते हैं कि जनेऊ संस्कार का सबसे पवित्र दिन, जनेऊ संस्कार का सबसे पवित्र दिन दोस्तों। कुल संस्कार 16 होते हैं, जात क्रम है, चूड़ा क्रम है, जनेऊ संस्कार वगैरह, लेकिन ध्यान रखना ये कौन सा होता है, तो ये 11वें नंबर का संस्कार होता है। लास्ट बात ध्यान रखना दोस्तों, एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अमरनाथ में इसी दिन शिवलिंग बनता है। अमरनाथ में इसी दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है। बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो ये 4 बातें आप एग्जाम के दृष्टिकोण से और रक्षाबंधन में ऐड कर सकते हैं। रक्षाबंधन कब मनाया जाता है दोस्तों? तो रक्षाबंधन लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि रक्षाबंधन कब मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा के दिन। कब मनाया जाता है? श्रावण पूर्णिमा। 4 बातें और ऐड करनी है। संस्कृत दिवस इस दिन मनाया जाता है। माहेश्वरी व चारण समाज के लोग इस दिन रक्षाबंधन नहीं बनाते, तो वो गुरुजी फिर वो कब बनाते हैं, तो इनकी आ जाएगी दोस्तों। जनेऊ संस्कार का सबसे पवित्र दिन, अमरनाथ में इसी दिन बर्फ का शिवलिंग बनता है। तो ये थी दोस्तों रक्षाबंधन की बातें। रक्षाबंधन को 2-3 उपनाम थे, सत्य पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा, वचन पूर्णिमा, और रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है दोस्तों। रक्षाबंधन के बारे में यही कहा जाता है कि रक्षाबंधन मनाने की पहली बार अनुमति किसी मुगल शासक ने दी थी, तो वो जहांगीर था दोस्तों। यानी जहांगीर के काल में सबसे पहली बार इसको अनुमति मिली थी। और दोस्तों रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो रक्षाबंधन के बारे में किंवदंती है कि बाबर ने अपनी हिंदू पुत्री नियुक्त करके गया था कर्मावती को, और कर्मावती पर यानी जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होते हैं और 1528 ईस्वी में कालपी नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है, तब मेवाड़ का जो संरक्षिका बनी थी वो कर्मावती थी। यानी शासक तो विक्रमादित्य बन गए थे दोस्तों, लेकिन इस समय 1532 ईस्वी में चित्तौड़ पर चढ़ाई करता है दोस्तों। कौन करता है? तो गुजरात का शासक था बाज बहादुर। बाज बहादुर ने जब चित्तौड़ पर चढ़ाई की थी दोस्तों, तो उसी समय मेवाड़ महारानी कर्मावती ने अपने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, और कहते हैं कि रक्षाबंधन उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना दोस्तों कि जहांगीर पहला मुगल बादशाह था जिसने रक्षाबंधन मनाने की अनुमति दी थी। और बाज बहादुर वाला अटैक आप इतिहास में पढ़ते ही हैं, राजस्थान इतिहास में। तो ये थी रक्षाबंधन के बारे में जानकारी है दोस्तों। रक्षाबंधन के बाद कौन सा त्यौहार आता है, तो दोस्तों रक्षाबंधन के बाद में भाद्रपद महीना स्टार्ट हो जाता है। भाद्रपद महीने का पहला त्यौहार आता है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिसे हमने पिछली वीडियो लेक्चर में देखा था दोस्तों कि एक तीज आ रही थी। श्रावण शुक्ल तृतीया को एक तीज आई थी, श्रावण शुक्ल तृतीया को तीज आई, छोटी तीज। अब आएगी दोस्तों बड़ी तीज। बड़ी तीज कौन सी तीज में? बड़ी तीज। अब दोस्तों याद कैसे करेंगे, पहले ये बताता हूं। देखो, एक है छोटी तीज, एक है बड़ी तीज। एक आती है श्रावण महीने में, एक आती है भाद्रपद महीने में। अब देखो छोटे, इसमें अक्षर कितने हैं? 3 है, और इसमें 4 है, तो ये बड़ी है तो किस में आ जाएगी? भाद्रपद में। ये छोटी है तो किस में आ जाएगी? श्रावण में।
आएगी शुक्ल को, शुक्ल पक्ष की तृतीया को, एक कृष्ण पक्ष की तृतीया को, यानी आएगी तृतीया को। अब दूसरा प्रश्न है कि कौन सी शुक्ल पक्ष को आती है, कौन सी कृष्ण पक्ष को, इसी का ही दूसरा नाम है कजली तीज। तो काजल कैसे कजली, कैसे कृष्ण पक्ष, इसका तो ये कृष्ण पक्ष में आती है, तो ये शुक्ल पक्ष में आती है, बस बात खत्म। याद रख सकते हैं दोस्तों। तो बड़ी तीज यानी ये तो याद करने का तरीका है, बट छोटी तीज का नाम ही छोटा है, ये देखो। तो छोटा महीना कौन सा हो जाएगा, श्रावण। बड़ा महीना भाद्रपद, यानी इन अक्षरों में बड़ा कौन है, तो भाद्रपद बड़ा है, तो भाद्रपद महीने में कौन सी आएगी, बड़ी तीज आएगी दोस्तों। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, कोई भी आप त्योहार पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला उसका मनाया कब जाता है, यानी सेलिब्रेट कब होता है, तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। अब दोस्तों बड़ी तीज से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बड़ी तीज से पहले प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों इसके उपनाम, बस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके उपनाम, या क्योंकि ये उपनामों में से ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। देखो बड़ी तीज है, इसे कहते हैं दोस्तों सातुड़ी तीज। क्या कहते हैं, सातुड़ी तीज। दोस्तों कहते हैं कि गेहूं के 7 प्रकार के व्यंजन बनाकर परोसे जाते हैं, इसीलिए सातुड़ी तीज। भाद्रपद महीने में आते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं भादुड़ी तीज, भादुड़ी तीज। अब देखो बड़ी है तो बड़ी को ये भी कह सकते हैं कि बुढ़ी तीज, बड़ी है इसलिए क्या नाम होगा, बुढ़ी तीज। कृष्ण पक्ष में आती है इसलिए कजली तीज, कजली तीज। कौन सी तीज हो जाएगी, कजली तीज। और कौन से नाम है दोस्तों, यानी बड़ी तीज है, कजली है, सातुड़ी है, भादुड़ी है, तो 4 उपनाम हो जाएंगे दोस्तों। दूसरा क्या पूछा जाता है दोस्तों, दूसरा पूछा जाता है कि प्रसिद्ध कहां की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैंने बताया था छोटी तीज हमेशा कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है, तो भै से बड़ी हो जाएगी, भै से बूंदी, भै से बड़ी और भै से बूंदी। दोस्तों बूंदी में एक मेला लगता है, कौन सी माता का मेला लगता है, तो दोस्तों यहाँ ध्यान रखना, कजली माता की सवारी निकाली जाती है, कजली माता की सवारी ताकि सवारी निकाली जाती है। अब आप याद क्या रखेंगे, कजली माता की सवारी निकाली जाती है, इसलिए प्रश्न आता है कि कजली महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, कौन सा महोत्सव, कजली महोत्सव, तो कहाँ का प्रसिद्ध हो जाएगा दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं होगी, शायद बूंदी की, तो सीधा याद होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट बड़ी तीज की एक लास्ट लाइन, इस दिन नीम वृक्ष की पूजा होती है दोस्तों, नीम के वृक्ष की पूजा का मान्यता है, नीम के वृक्ष की पूजा, वृक्ष की पूजा होती है। और एग्जाम के दृष्टिकोण से आजकल के वर्तमान को ट्रेंड में देखते हुए इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, वेरी वेरी स्टार लगाकर लिखना दोस्तों। क्या लिख लेंगे कि हाड़ौती क्षेत्र में, यानी इस दिन हाड़ौती क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जनजाति की महिलाओं द्वारा, कंजर जनजाति की कन्याओं द्वारा, सॉरी कंजर जनजाति की कन्याओं द्वारा कौन सा नृत्य होता है दोस्तों, तो ध्यान रखना चक्री नृत्य किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से वर्तमान ट्रेंडिंग को देखते हुए ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सीधा प्रश्न आएगा कि बुढ़ी तीज कब मनाई जाती है, सॉरी बुढ़ी तीज कब सेलिब्रेट होती है, भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। उपनाम सातुड़ी तीज, भादुड़ी तीज, बुढ़ी तीज, कजली तीज। प्रसिद्ध बूंदी की है, इसीलिए क्या इसका नाम क्या है दोस्तों, बूंदी में कजली माता की सवारी निकाली जाती है इस दिन, इसलिए इसका नाम पड़ गया कजली महोत्सव दोस्तों। नेक्स्ट है नीम के वृक्ष की पूजा होती है और हाड़ौती क्षेत्र में कंजर जनजाति की कन्याओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो चक्री नृत्य किया जाता है दोस्तों। 4 बातें एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये एग्जाम में कम से कम 20 बार पूछी जा चुकी है दोस्तों। तो आगे चलता हूं, आशा करता हूं बड़ी तीज आपको आसानी से समझ में आ गई दोस्तों। आपने दोस्तों रीड का पेपर देखा हो, हमारे वीडियो लेक्चर अगर कोई देख रहा है दोस्तों, तो रीड का पेपर है, चाहे कोई कितना भी पेपर टफ है चाहे आसान है दोस्तों, 99% सवाल तो हमारे वीडियो लेक्चर में से आ ही जाते हैं दोस्तों। कल एक भूगोल वाला प्रश्न पूछा तो दोस्तों मैंने भूगोल की कक्षाएं लगा रखी है, बेतोलित, लेकोलित और लेपोलित क्या था, डाइक वगैरह पूछा हुआ था, तो ये बहुत सभी कह रहे थे बहुत टफ पूछा हुआ था, लेकिन मेरे वीडियो में मैंने बता रखा है दोस्तों, ये लेब असिस्टेंट के पेपर में पहले भी पूछा जा चुका था। पहले ये प्रश्न आया था कि बाड़मेर की सिवाना तहसील से लेकर जालोर के मध्य स्थित छप्पन की पहाड़ियों का आकार कैसा है, तो दोस्तों उस समय यानी जो ग्रेनाइट की पहाड़ियां उसका आकार कैसा पूछा हुआ था, तो उसी को आधार मानते हुए ये प्रश्न पूछा हुआ दोस्तों। लेबर असिस्टेंट 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है ये प्रश्न, तो रीट में ये प्रश्न आ चुका है। तो दोस्तों रीट वाले यानी अगर किसी ने मेरी वीडियो देखे तो आप प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए, मैं यूं कह सकता हूं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
नेक्स्ट दोस्तों दो त्योहार आते हैं, एक आता है ऊब छठ, ऊब छठ, एक आता है दोस्तों हल छठ, हल छठ। अब ऊब छठ का क्या महत्व है और हल छठ का क्या महत्व है दोस्तों? पहली बात तो दोस्तों सेलिब्रेट कब होता है? तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को होता है दोस्तों। कब होता है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। दोनों ही त्योहार भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को होते हैं दोस्तों। भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, एग्जाम के दृष्टिकोण से दोनों ही त्योहार इतने महत्वपूर्ण नहीं है दोस्तों। ऊब छठ का अन्य नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बस आजकल के परीक्षाओं की ये है, इसका अन्य नाम है चंदन व्रत, चंदन व्रत षष्ठी, चंदन व्रत षष्ठी। क्या इसका कोई अन्य नाम है दोस्तों? तो इसका कोई अन्य नाम नहीं, इसकी एक ही बात है कि कृष्ण का भाई था। कौन था भाई? कृष्ण का भाई, कृष्ण का भाई था बलराम। बलराम का इस दिन क्या हुआ था? जन्मदिन, हैप्पी बर्थडे है दोस्तों। बलराम का क्या है? हैप्पी बर्थडे। बस पार्टी लेनी है इनसे हैप्पी बर्थडे की। कब आती है? हल छठ। तो दोस्तों भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को आती है हल छठ को, यानी कृष्ण ये बलराम है, इनका जो प्रमुख हथियार था ना वो हल था दोस्तों। बस इतना याद रखिएगा। ऊब छठ के दिन पुत्रवती का महिलाएं व्रत रखती है दोस्तों। यहाँ गाय के दूध का सेवन नहीं होता दोस्तों, यानी कन्या अच्छे व्रत हेतु सूर्यास्त से लेकर चंद्रोदय तक व्रत रखती है। और यहाँ हल छठ में क्या होता है दोस्तों? पुत्रवती महिलाएं व्रत रखती है, वह गाय के दूध है वह इनसे दूध से बने पेय पदार्थों का सेवन नहीं होता। वो सब आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखना। ऊब छठ कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को, अन्य नाम चंदन व्रत षष्ठी। हल छठ कब आती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को दोस्तों। अन्य नाम वगैरह है नहीं इसका, तो ये ध्यान रखना कि कृष्ण के भाई बलराम का क्या है? हैप्पी बर्थडे। तो ये हो जाएगी हल छठ। हल छठ के बाद में दोस्तों एक त्योहार आता है जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है, चलो कृष्ण की बात आ गई तो कृष्ण का त्योहार भी मना लेते हैं, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। अब दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? तो लिखने की शायद आवश्यकता नहीं होगी किस महीने में आती है। तो भाद्रपद में आती है। और कौन से पक्ष में आती है? तो कृष्ण पक्ष में आती है। कृष्ण कैसे काड़ा पक्ष आ जाएगा कृष्ण जन्माष्टमी, यानी कृष्ण अष्टमी को आती है दोस्तों। महत्वपूर्ण कुछ नहीं है दोस्तों, बस सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है? तो कृष्ण जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अब दोस्तों पहले दो बातें याद रखना। ये मान लीजिए कोई कृष्ण का मंदिर है और एक अन्य मंदिर है दोस्तों। यहां सिर्फ कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है, लेकिन यहां दो मूर्तियां लगी हुई है। यहां ये मूर्ति है सिर्फ कृष्ण की, यहां मूर्ति है यानी कृष्ण एवं राधा की, राधा कृष्ण की लिख सकते हैं, राधा कृष्ण। अब पर सवाल ये आता है कि युगल जब मूर्तियां होती है तो उसमें आप देखो इसमें मेला कब भरेगा? तो कृष्ण जन्माष्टमी को, ऑब्वियसली सीधी सी बात है। लेकिन इसमें मेला कब भरता है? तो पहले नाम किसका आता है? राधा का। तो ध्यान रखना, जहां युगल मूर्ति होगी, यानी ऐसा कोई मंदिर कृष्ण का जहां युगल मूर्ति है, तो पूजा उस दिन वहां कब होती है? तो दोस्तों याद रखना, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन नहीं होती है, राधा अष्टमी के दिन होती है। राधा अष्टमी कब आती है? तो राधा अष्टमी आती है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से एक नया फैक्ट बता रहा हूं, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि मंदिरों से सवाल बन ही रहे हैं आजकल। कृष्ण जन्माष्टमी को क्या याद रखेंगे दोस्तों? तो कृष्ण, पहली बात तो ये पूरे भारत में ना, पूरे भारत में कहां का त्योहार प्रसिद्ध है? पूरे भारत में मथुरा का एक और मुंबई का। पूरे भारत में सर्वाधिक महत्व है इसका, सर्वाधिक महत्व कहाँ है? नहीं, एक तो मुंबई में है, यानी एक मुंबई में बड़ा सेलिब्रेशन होता है, एक होता है मथुरा में। मुंबई और मथुरा में गुड़ी पाड़वा वगैरह बनाए जाते हैं दोस्तों मराठाओं के द्वारा। नेक्स्ट राजस्थान में, हमें तो सिर्फ ये ध्यान रखना है, राजस्थान में सबसे बड़ा मंदिर, राजस्थान में सबसे बड़ा मेला
पहली बात तो कहाँ लगता है, तो मेला लगेगा कहाँ, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, लेकिन लगता कहाँ है, तो श्रीनाथ जी मंदिर में लगता है दोस्तों, श्रीनाथ मंदिर, श्रीनाथ जी मंदिर। बस एग्जाम के दृष्टिकोण से यही महत्वपूर्ण है। वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ हो जाएगी दोस्तों। श्रीनाथ जी मंदिर दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो ये दोस्तों कहाँ पड़ता है, नाथ द्वारा राजसमंद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, नाथ द्वारा राजसमंद। अब और कोई अन्य विशेषता दोस्तों, चौहटन बाड़मेर में, यानी चौहटन क्षेत्र है, चौहटन कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। चौहटन क्षेत्र में एक नृत्य होता है दोस्तों, कानूड़ा नृत्य। चौहटन बाड़मेर में कानूड़ा नृत्य का आयोजन होता है दोस्तों, यानी जन्माष्टमी के दिन। और क्या याद रखेंगे दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से याद ये रखना कि मध्य रात्रि तक चलने वाला एक माह तक त्योहार है। मध्य रात्रि को समाप्त होने वाला एक माह तक त्योहार, समाप्त होने वाला एक माह तक त्योहार, यानी ऐसा भारत में ऐसा कोई त्योहार नहीं जो मध्य रात्रि तक चलता हो, यानी रात के 12 बजे तक चलता हो। तो दोस्तों कृष्ण जन्माष्टमी का जो मनाने की प्रक्रिया वो रात के 12 बजे तक चलती है। तो 4 बातें हैं, आशा करता हूँ समझ में आ गई। पूरे भारत में कृष्ण जन्माष्टमी का सबसे बड़ा उत्सव होता है, वो होता है मथुरा और मुंबई। मुंबई में गुड़ी पाड़वा वगैरह होता है दोस्तों। राजस्थान में सबसे बड़ा मेला श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथ द्वारा राजसमंद में। श्रीनाथ जी का मंदिर दोस्तों 1672, 5 फरवरी 1672 में राज सिंह के द्वारा, यानी जब औरंगजेब शासक बना था दोस्तों, तो 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने एक फरमान जारी किया था दोस्तों, मुगल बादशाह औरंगजेब ने, कि हिंदू मंदिर तोड़ो। तब कुछ पुजारी इस मथुरा से इस मूर्ति को लेकर राज सिंह ने लगवाई थी दोस्तों। ये सब बाद में बातें करेंगे दोस्तों, मंदिरों में चैप्टर आएगा। तो नेक्स्ट है चौहटन क्षेत्र पड़ता है बाड़मेर में ये कौन सा नृत्य होता है, तो कानूड़ा नृत्य किया जाता है दोस्तों। ये तो एग्जाम से आप पहचान ही जाओगे, कानूड़ा नाम से स्पष्ट है। कानूड़ा किसे कहा जाता है, कृष्ण जी को कहते हैं। मध्य रात्रि को समाप्त होने वाला एकमात्र त्योहार है कृष्ण जन्माष्टमी दोस्तों। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है कृष्ण जन्माष्टमी दोस्तों। भाद्रपद महीना पूरा का पूरा बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगले वाला त्योहार है जिसका नाम है गोगा नवमी। हेडिंग डाले भी गोगा नवमी। 2 बातें हैं गोगा नवमी की। पहली बात क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखना, गोगा नवमी, गोगा नवमी। अब पहली बात तो सेलिब्रेशन कब होता है, तो दोस्तों गोगा नवमी नाम से स्पष्ट है, नवमी को होगा। कब होगा, तो भाद्रपद कृष्ण नवमी। कब होगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी दोस्तों। मेला कब भरता है, तो मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को, लेकिन 2 जगह भरता है दोस्तों। वैस एग्जाम के दृष्टिकोण से ये पूछा जाता है। एक तो है दोस्तों गोगा जी का मेला, गोगा मेड़ी का मेला, गोगा मेड़ी का मेला एक आएगी दोस्तों। एक तो आता है गोगा मेड़ी का मेला, दूसरा आता है दोस्तों गोगा जी का मेला। गोगा जी का मेला नाम से कंफ्यूजन है दोस्तों। गोगा मेड़ी का मेला है दोस्तों, मेली नहीं है। गोगा मेड़ी का मेला दोस्तों नौर भादरा में बढ़ता है। कहां बढ़ता है भी दोस्तों, नौहर भादरा में। बहुत बड़े पशुओं का भी मेला होता है दोस्तों इस दिन। नौहर भादरा है हनुमानगढ़ तहसील में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ये पड़ता है गोगा जी का मेला ददरेवा चूरू में, जहां इनका जन्म हुआ था दोस्तों, ददरेवा गांव चूरू में। यानी गोगा जी का जन्म कब हुआ था, तो गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में। नेक्स्ट क्या याद रखेंगे दोस्तों, इनका प्रमुख वाद्य यंत्र, यानी इनके मेले में एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है दोस्तों। कौन वाद्य यंत्र बजाया जाता है, एक तो बजाया जाता है डेरू, एक होता है सांकल। 2 वाद्य यंत्र प्रयुक्त होने वाले, यानी गोगा नवमी के दिन प्रयुक्त होने वाले 2 वाद्य यंत्र कौन से हैं, डेरू और सांकल। तो ये थी दोस्तों गोगा नवमी। एक बात याद रखना, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला मेला है ये, सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला मेला, लंबे समय तक चलने वाला मेला। कौन सा मेला सर्वाधिक लंबे समय तक चलता है, तो गोगा नवमी दोस्तों। पहली बात, कब सेलिब्रेशन होता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। मेला दोस्तों 2 जगह मेला बढ़ता है, गोगा मेड़ी का मेला और गोगा जी का मेला। ध्यान रखना, गोगा मेड़ी का मेला नौर भादरा में बढ़ता है, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों। गोगा जी का मेला ददरेवा चूरू में, यानी गोगा जी के जन्म स्थली पर होता है दोस्तों।
प्रमुख वाद्य यंत्र डेरू या सांकल है दोस्तों। सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाला मेला ये है। तो दोस्तों ये थी हमारी मेलाओं की प्रमुख क्लास। भाद्रपद महीने के बहुत महत्वपूर्ण मेलों पे आज हमने बात की। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों अपने मित्रों तक इस वीडियो की लिंक को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों मैं बार नहीं कहूंगा कि ये इस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। सभी एग्जामों को, राजस्थान की प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में इनसे प्रश्न बनते हैं और मैं जो स्तर यानी डीप से हो सकता है दोस्तों, एग्जाम के दृष्टिकोण से जितना स्तर पर जाया जा सकता है उतने स्तर की बातें बता रहा हूं दोस्तों। तो आप ये मत सोचिए कि मैं अगर टैग पे फर्स्ट ग्रेड लिखूं तो ये सिर्फ फर्स्ट ग्रेड, सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। और मेरा मानना है कि मैंने सिविल सर्विस को ध्यान में रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो लेक्चर शूट किए दोस्तों। तो ये आरएएस तक की प्रतियोगी परीक्षाओं, मेंस तक की प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रह जाएंगे दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।